हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टारगेट विद पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो नोटिफिकेशन आने का जो लोग वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी एक तरह से खुशखबरी है कि वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, और जो लोग पहले से ही तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी 3 मंथ का टाइम मोर देन सफिशिएंट है। तो अपनी तैयारी को अब कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देती हूँ कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको ज़रूर भर लीजिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में कि OTR क्या है, OTR क्या है। तो OTR जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जो कि कंपलसरी है आपके आरओ के फॉर्म फिल करने के लिए। OTR में क्या है कि आप उसको एक बार भर दीजिए, आपको बार बार अपनी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी एग्ज़ाम में। तो अगर जिसने भर लिया है उसके पास OTR होगा, और जिन लोगों ने नहीं भरा है उनको मैं बोलना चाहूँगी कि अभी 1 महीने का टाइम है पूरा, आपको 1 महीने के अंदर फॉर्म फिल करना है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग OTR को भर लीजिए, 2 से 3 दिन में आपका OTR नंबर आ जाएगा। और कोशिश करिए कि मॉर्निंग टाइम में या फिर रात में किसी समय ट्राई कीजिए, क्योंकि साइट बहुत बिजी होगा तो आपका साइट खुलेगा नहीं तो दिक्कत आएगी फॉर्म भरने में। तो आप उसको सुबह के टाइम जल्दी उठ के OTR ट्राई कीजिए, कि सुबह के टाइम साइट सही चलेगी। तो उस समय ट्राई करिए, करते रहिए ट्राई, डिले मत कीजिए और फटाफट से उसको भर लीजिए। जिन्होंने भर लिया है वो अपना फॉर्म समय रहते भर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू टारगेट विद PCS 2.0। तो आपको पता है कि हमारा PYQ सीरीज़ चल रहा है आरओ के 10 इयर्स पेपर्स का। PYQ सीरीज़ यूपी PCS प्री में आए हुए क्वेश्चन और यूपी PCS आरओ में आए हुए क्वेश्चंस का PYQ सीरीज़ चल रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूर देखिए। और हाँ, आपका साइंस का PYQ सीरीज़ आ चुका है, जिसका 3 पार्ट है, जो कि चैनल पे पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और आरओ के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाएंगे, जो कि आप उसको उन वीडियोस को देख लें। क्योंकि अब जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की थी तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो हो जाता है कि बुक्स कौन सी पढ़नी है। ठीक है, और आगे अगर कोई वीडियो होगा उससे रिलेटेड लाने का तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, बाकी आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो PYQ सीरीज़ में सेकंड सब्जेक्ट जो हमने लिया है वो है पॉलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इसको भी 2 या 3 पार्ट में फिनिश कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एसोसिएट स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वाज, भारत संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शंस हैं सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, पौंडीचेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो था वो पहला राज्य संयुक्त राज्य बना था। तो देखते हैं 35वें संविधान संशोधन 35th संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1974 35th संविधान का जो संशोधन हुआ था उसमें सिक्किम को भारत संघ के सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल हुआ था, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन है कि इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, इंडिया एक गणतंत्र है। और दूसरा है कि भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन, भारत में संविधान जो है वो संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है A and R both are correct, but R is not the correct explanation of A। A और R दोनों R और A की सही व्याख्या नहीं है। R A की सही व्याख्या नहीं है। तो देखते हैं क्या लिखा है कि भारत एक राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है, भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, सही है फर्स्ट ऑप्शन। भारत संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार तथा राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं।
किंतु दोनों में विरोध होने पर केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। क्या पूछा गया था कि भारत एक गणतंत्र है, ये सही है। और भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है, संविधान करता है ऐसा। तो क्या बोला था कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। मीनिंग फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया कि भारत एक राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है और 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है, ये भी सही है। फिर क्या लिखा कि संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार तथा राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार और संवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु अगर दोनों में विरोध है तो किसका फैसला मान्य होगा, केंद्र सरकार का। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रियम्बल सेंट्रल स्टेट डोमेन सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि DPSP से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संविधान अनुच्छेद है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है और इसे भारतीय नागरिकों के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया था और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या करता है, लोक नियोजन में अवसर की समता। और आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया था आर्टिकल 18 में। अगला क्वेश्चन है संघ और राज्य की कार्यपालिका आपात उपबंध से, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव इमरजेंसी प्रोविजन। क्वेश्चन है कि आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, बाय स्टेट लेजिस्लेचर या बाय पार्लियामेंट। ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रीय ऑप्शन डी करेक्ट है, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो डिटेल्स देखते हैं इसकी। आपातकाल की घोषणा संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। आपातकाल संविधान में परिस्थितियों के अनुसार 3 प्रकार का है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। संविधान के अनुसार आर्टिकल 350 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, इसको अच्छे से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए ध्यान से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। जब यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को संकट है, तो क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि किसमें है, संविधान के अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352। सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन इस तरह से ही बनते हैं पेपर में कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं जो कि आपके आंसर करेक्ट सशस्त्र विद्रोह होगा। ठीक है। आर्टिकल 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा या समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 के अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे भारत का उसके राज्य के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, मतलब कि आर्थिक रूप से कोई दिक्कत आ गई है, तो आर्टिकल 360 के से वित्तीय आपात की घोषणा करता है। तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा अभी तक कितनी बार हुई है, एक बार भी नहीं हुई। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर संसद किसी भी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर जितने भी कथन दिए हुए हैं इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी आर्टिकल 76, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155।
के तहत की जाती। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, वह संसद की कार्रवाई में भाग लेता है पर उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से। ऑप्शंस हैं कि अब संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है। इसका रीज़न है कि ऐसा विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है। तो पूछा गया है कि क्या करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि संसद द्वारा पारित किए गए 97वें संविधान संशोधन द्वारा अब केंद्र व राज्यों में मंत्री परिषदों के आकार को निचले सदन की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है। ऐसा मंत्री परिषद में स्थान पाने की संभावना में निर्दलीय और विपक्षी पार्टियों के विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं निर्णित किया जाता है। वेदर विल इज मनी विल और नॉट इज डिसाइडेड बाई। कौन डिसाइड करता है इसको? राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर यूनियन कैबिनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि लोकसभा स्पीकर इस चीज़ को निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। संविधान के अनुच्छेद 110 में आर्टिकल 1010 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन पेपर में इस तरह से ही पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, कि पूछा जाएगा कि धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 10। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 111 में यह उपबंधित है कि विधेयक सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किस एक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बाय कैमरल लेजिस्लेचर? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद किसी भी राज्य में विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद का सृजन अथवा उत्सादन कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और बिहार में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम पीपल? ऑप्शंस हैं चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर क्षेत्र प्रमुख या फिर ग्राम प्रधान या फिर सरपंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्राम प्रधान जो हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ग्राम प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और क्षेत्र प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का चुनाव पंचायत के सदस्य करते हैं। अनेक राज्यों में सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा संपन्न होता है, जैसे कि राजस्थान, जो कि एक्सेप्शनल केस में आता है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है। 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। ऑप्शंस हैं इन पार्लियामेंट या फिर इन स्टेट असेंबली या फिर लोकल बॉडीज़ या फिर नोवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि इन लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। ये क्वेश्चन उस समय का है जब ये पहले का क्वेश्चन है, तो अब थोड़ा चेंज हो गया होगा, तो आप उसको चेक कर लीजिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन 1992 स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, अगला पार्ट। तो क्वेश्चन है हमारे कि पहला है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 24। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 24। अगला देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत।
ठीक है। 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 बालकों के संकटपूर्ण नियोजन में लगाने का प्रतिषेध। और अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों पर कारखाने अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। और इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स या ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट है प्रेसिडेंट को। तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है कि आर्टिकल 143 के तहत यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जहां उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो क्या होगा कि वह इस प्रश्न को विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशित कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर जाना चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चन जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन KBC में भी पूछा गया था। इन फ्यूचर कभी आप KBC में गए तो वहाँ पर भी आपका GS काम आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल अप विद इन कितने मंथ में। तो ऑप्शन है 90 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर या विद इन द पीरियड डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6 मंथ। ऑप्शंस इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि आर्टिकल 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में चाहे कोई भी कंडीशन हो 6 मंथ बीतने से पहले कर देना चाहिए। आर्टिकल 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद की ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद धारण करने का हकदार होता है जो भी निर्वाचित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होता है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ें अच्छे से तो आपको इसको क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक है। और अगर आप पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप NCERTs पढ़िए जहाँ से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको NCERT से भी पता चलेंगी। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए किसका आवश्यक है सम्मिलित होना। तो ऑप्शन है संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, या फिर संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन डी है संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी। आर्टिकल 24 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों का विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। ऑप्शंस हैं संसद द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, मतलब रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद की रिकमेंडेशन पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, या फिर राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 169 के अधीन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है।